नमस्कार, आप देख रहे हैं ओआरएफ की खास पेशकश गोलमेज और मैं हूं नगमा। और इस बार हमारे साथ खास मेहमान है समीर पाटिल। और इस दफा हम चर्चा कर रहे हैं भारत के पड़ोसियों की। भारत और उसके पड़ोसी जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, कम से कम ये दो मुल्क जो हैं वो आर्थिक और उसके साथ साथ राजनीतिक उथल पुथल वहां मची हुई है। बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट है श्रीलंका में। पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक संकट भी देखा जा रहा है। नए प्रधानमंत्री वहां पर आए चुन के, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो किस तरह इससे निपटे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में तो चीन के साथ भी एक तरह की एक नया मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन के खिलाफ काफी विरोध चल रहा है। चीन ने वहां भारी निवेश किया है, हम सब जानते हैं, सीपेक के माध्यम से, खास करके बलूचिस्तान के इलाके में। तो ये चीन और पाकिस्तान के संबंधों पर भी असर डालेगा। इधर श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वो भी, उसमें भी एक केंद्रीय भूमिका में चीन है, क्योंकि वो एक कर्ज जाल में फंसा हुआ है जहां पर चीन का बड़ा हाथ है और इस समय वो एक डिफॉल्टर बना हुआ है। सुरक्षा पर किस तरह का असर पड़ता है इन सब देशों में जो बदहाली छाई हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जानकार विशेषज्ञ इन इलाकों के, इस मसले के मौजूद हैं समीर पाटिल। समीर, बहुत स्वागत है आपका गोलमेज में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ जो पाकिस्तान में हो रहा है। चीन के नागरिक पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान सदाबहार दोस्त हैं, एक दूसरे पर उनका कितना भरोसा रहा ये सब हम जानते हैं। लेकिन वहां पे कराची यूनिवर्सिटी में जिस तरह की घटना हुई और 3 चीनी नागरिक मारे गए, उसके बाद सुसाइड बॉम्बिंग भी एक हो रही थी जिसको रोका गया, ये सब कुछ चल रहा है। चीन ने इस इलाके में, बलूचिस्तान में भारी निवेश किया है, लेकिन बलूचिस्तान में ही जो आजादी की लड़ाई है जो वहां दशकों से चल रही है वो और जोर पकड़ रही है समीर। और ये लग रहा है कि चीन के खिलाफ वहां पे बहुत सेंटिमेंट है। तो ऐसे में एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर है पाकिस्तान की सरकार के सामने भी कि चीन का भरोसा कैसे बनाए रखें। चीनी नागरिक वहां रहना नहीं चाह रहे हैं। ये जो है इस्लामाबाद की नाकामी के तौर पे भी देखा जा रहा है। और इससे सुरक्षा की चिंता चीन के लिए तो बहुत बड़ी है, पाकिस्तान चीन के लिए है। कैसे हम इसे समझ सकते हैं? धन्यवाद नेपाल जी। तो ये जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक तरह से मैं बोलूँगा कि कहूँगा कि जो एक चक्रव्यूह में फंस गया है पाकिस्तान के साइड से। क्योंकि एक तरफ देखेंगे जिस तरह से ये जो कराची यूनिवर्सिटी में जो हमला हुआ, सुसाइड अटैक हुआ, तो तीसरा आतंकवादी हमला था चीनी नागरिकों पर, इंजीनियर्स और सिटीजन्स पर। तो इससे पता चलता है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत ही खस्ता है। और ये कराची में हमला हुआ था, लेकिन इससे पहले बलूचिस्तान में बहुत सारे हमले हुए हैं चीनी नागरिकों पर और इंजीनियर्स पर। तो उससे एक तरह से चीन बिल्कुल खफा है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की जो सुरक्षा है उसकी गारंटी नहीं दे पा रहा है। मुझे पता है जब 5 साल पहले जब ये बात उठी थी कि चीन क्यों बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा जैसे असुरक्षित इलाकों में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब चीनी नागरिकों चीनी सरकार का ये मत था कि पाकिस्तान जिस तरह से वहाँ पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चला रहा है उससे उनको एक समाधान है, क्योंकि वो हो सकता है मतलब जरूर तरीके से चीन की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन अभी जब 5 साल बाद हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, जिस तरह से ये हमले हो चुके हैं। तो एक तरह से ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खस्ता हो रही है। अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे, अगर आर्थिक तौर पे देखेंगे, तो ये पता चलता है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बहुत ही स्लो तरीके से चल रहा है। और इसका प्रमुख कारण ये था कि जो इमरान खान की सरकार जो पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान में राज कर रही थी उसका है। क्योंकि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब आया था, तब इसको एक हम मजाक के तरीके से बोलते थे कि चीन पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर है। क्योंकि ये PMLN जो है, जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है, इन्होंने लाया था, ये इनका एक पेड प्रोजेक्ट था। तो इसके बहुत सारे जो जो प्रोजेक्ट्स थे वो एक्चुअली पंजाब प्रोविंस में कॉन्सेंट्रेटेड थे, तो इसलिए उसको चीन पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता था। तो ये जो था वो एक्चुअली इमरान खान के अपने राजनीतिक से इंटरेस्ट के खिलाफ था, क्योंकि उनका जो बेस था वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में था। तो उन्होंने डेलिबरेटली पिछले 3.5 सालों में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका जो जो इम्प्लीमेंटेशन का जो स्पीड है उसको कम कर दिया। और हालांकि अभी एक जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2015 में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया गया था, तब से लेके अभी तक सिर्फ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जबकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है 2 अरब डॉलर का।
तो इससे पता चलता है कि मतलब किस तरह से सरकार ने वहाँ पे एक तरह से इसके एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट रोल प्ले किया है। तो उससे भी एक चीन एक तरह से पाकिस्तान की तरफ खफा है। और पाकिस्तान की खुद की अगर हम आर्थिक हालत देखेंगे तो वो भी एक तरह से आर्थिक संकट में से गुजर रहा है। तो उसको तो चीन निवेश की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से चीन को लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत की तरफ से वो अपना जो लोन रिपेमेंट है वो नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक तरफ से उनके सिर्फ नाखुश है। दूसरी तरफ से हम देखेंगे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने भी अपना जो बेल आउट प्रोग्राम है पाकिस्तान का उसको भी एक होल्ड पे रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ आर्थिक सुधार हो जाए। और इसका पूरा जो ये असर पड़ रहा है वो राजनीतिक सिचुएशन पे है, क्योंकि जब से ये नई सरकार आई है शहबाज शरीफ की, तब इन्होंने कोशिश की है कि मतलब वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को फिर से एक बार रिवाइव करे। लेकिन वहां से एक दूसरी तरफ से प्रेशर ये भी आ रहा है आर्मी की तरफ से कि अगर आप चीन के पास जा रहे हो तो चीन अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका के जो रिलेशन है उसका क्या होगा। तो वो भी एक तरह से एक तरह से बड़ा प्रॉब्लम खड़ा है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये पूरा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक तरह से पाकिस्तान को चक्रव्यूह में फंसा दे रहा है। जी, इसी तरह का चक्रव्यूह जो है, इसी तरह के चक्रव्यूह में फंसा हुआ दूसरा देश है श्रीलंका, जिसकी चर्चा मैं करूंगी आपके साथ। समझना चाहेंगे वहां की जो क्या उनकी सबसे बड़ी फिक्र, उनकी जिस तरह की आर्थिक बदहाली है, राजनीतिक संकट जो है। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान की एक और छोटी सी बात समझना चाहती हूँ कि यहाँ पे शहबाज शरीफ के सामने बड़ी मुश्किलें हैं। इमरान खान ने अमेरिका के साथ रिश्ते जिस तरह से बिगाड़े, वो एक मुसीबत वहां पहले ही है कि उनके पास वो विकल्प बहुत कम बचा हुआ है कि अमेरिका किसी तरह की मदद करे। अब चीन के साथ जो एक यहाँ पे चीन और पाकिस्तान के बीच जो नया मसला खड़ा हुआ है बलूचिस्तान का, और यहाँ देखिए कि जो पाकिस्तानी रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कितना गिर गया है, 200 $1 यानी कि 200 पाकिस्तानी रुपया। तो क्या शहबाज शरीफ के पास रास्ता किस तरह का है चीन के अंदर? काफी जो वहां की ग्लोबल टाइम्स वगैरह जैसे अखबार हैं और बड़े रेडिकल जर्नलिस्ट हैं, उनकी ये मांग है कि आप बीएलए पे हमला करें, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसके कैंप पे। तो वो डिमांड एक तरह से बढ़ रही है चीन की तरफ से। पाकिस्तान की सरकार पे दबाव रहेगा कि कुछ इस तरह की कार्रवाई करें? क्या उनके पास कोई विकल्प या कोई चॉइस भी है शहबाज शरीफ के सामने कि वो चीन की बात को ना माने? देखिए इसका ये है कि बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान को जितना करना था उन्होंने वो कर चुके हैं, जितना उनके साथ क्रैकडाउन करना था। लेकिन उसके बावजूद बीएलए ने एक तरह से रेजिलियंस दिखा के अपने हमले शुरू किए हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों में अगर न्यूज़ देखते तो ऑलमोस्ट डेली एक हमला होता था इधर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे या फिर पाकिस्तान के वहाँ के जो पाइपलाइंस, जो एनर्जी पाइपलाइंस है वहाँ पे। तो जब से पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे क्रैकडाउन शुरू किया, जो नवाज भुट्टी को वगैरह जो उन्हें पकड़ा था, तो उसके बाद ये जो उनका जो एक्टिविटीज़ का जो दौर था वो कम हो गया था। लेकिन अभी बीएलए ने भी स्ट्रेटजी अपनी बदल चुके हैं। अब वो पाकिस्तानी सेना के और पाकिस्तानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे कम हमला करके वो अभी अपना टारगेट बना रहे हैं चीनी सिटीजन्स को, नागरिकों को। तो एक तरफ से वो भी उनको पता है कि अगर वो हमले कम भी करेंगे, लेकिन जो हमले की जो सीरियसनेस रहेगी, जो इंटेंसिटी रहेगी चीन के खिलाफ, उससे फिर एक प्रेशर बड़ा रहेगा पाकिस्तान पे भी। और उस तरह से हो सकता है कि चीन फिर वहाँ से निकल जाए बलूचिस्तान से। तो उनकी अभी ये स्ट्रेटजी जो है वो एक काम कर रही है। तो हालांकि बीजिंग से प्रेशर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी पूरी कैपेसिटी लगा चुका है बीएलए के खिलाफ क्रैकडाउन में। जी, पाकिस्तान के सामने ये बहुत बड़ी दुविधा है, और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है एक तरह से उस जाल में यहाँ पे फंसा हुआ है पाकिस्तान। दूसरी तरफ आप देखिए कि श्रीलंका जो है वो भी चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ है। श्रीलंका की जो हालत यहाँ पर है, $105 मिलियन करीब है जो कि चीनी लोन है उसके सर पे। और जापान और एडीबी अगर आप देखें तो उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे चीन आता है, जिसने कर्ज दिया है। वो डिफॉल्ट कर चुका है श्रीलंका जो है कर्ज पे। खाने की वहां इतना बड़ा संकट खड़ा है। तेल खरीदा नहीं जा सकता है क्योंकि पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री दूसरे आए हैं, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे कर क्या सकते हैं? यहाँ भी देखा जा रहा है कि जो चीन की जो बीआरआई या जो चीन की जो डेट इकोनॉमी का जाल फैला है दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में, कई आइलैंड्स के अलावा अफ्रीका के देश देख लीजिए, एशिया के देश देख लीजिए, तो ये एक तरह से मिसाल है यहाँ पर भी कि कैसे ये जाल में फंस गया है। और भारत के लिए बहुत एक कंसर्न की बात भी है। भारत ये देख रहा है कि किस तरह से उसका पड़ोसी, उसका एक फ्रेंडली नेबर है, उसको
वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, अस्थिर हो रहा है। इधर क्वाड की बैठक भी चल रही है जिसका फोकस ये रहेगा कि चीन के इस जाल या इस कर्ज जाल से श्रीलंका को हम कैसे उबार सकते हैं, क्या भारत कर सकता है, इसमें क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं भारत की। जैसे कि आपने सही कहा, एक्चुअली ये श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी पहले की है। जब हम देखेंगे 2009 के बाद जब महिंद्रा राजपक्षे ने एक बार श्रीलंका का जो एलटीटी के साथ जो गृह युद्ध था वो ख़त्म होने के बाद जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे आर्थिक सुधार लाने की कोशिश की, तो वहाँ पे वो निवेश देख रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, श्रीलंका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और चीन जब उसने एलटीटी के खिलाफ श्रीलंका को जो सैनिक की मदद की थी उसका उन्होंने फ़ायदा उठा के अपनी आर्थिक मदद वहाँ पे शुरू की। लेकिन ये जो आर्थिक मदद आई वो एक टिपिकल चाइनीज़ कैरेक्टर के साथ आई। चीनी कंपनियाँ, चीनी श्रमिक यानी लेबर, चीनी टेक्नोलॉजी और चीनी कंपनीज, यही जो एक मॉडल जो बाकी उन्होंने सभी देशों में लगाया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, वही सेम मॉडल यहाँ पे भी लाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोकल इकोनॉमी है वहाँ पे उनको कोई भी एक फ़ायदा नहीं हुआ ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का। हाँ, जैसे हम देखेंगे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे जो आए, जैसे कि महिंद्रा राजपक्षे के कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे वो हम्बनटोटा पोर्ट और जैसे फिर मोटाला एयरपोर्ट जो आया, ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से इकोनॉमिकली अनवायबल थे। लेकिन महिंद्रा राजपक्षे ने एक्चुअली ये किया कि क्योंकि वो वहाँ से वो चीन के करीब थे, उनको लगा कि इससे हम उनको पॉलिटिकल बेनिफिट रहेगा, तो उन्होंने ये सब प्रोजेक्ट्स लाए। और ये सब प्रोजेक्ट्स आए बेसिकली वेरी अनवायबल इकोनॉमिक कंडीशंस पे। अब जब श्रीलंका उसको लोन रिपेमेंट नहीं कर पाया, तब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो 99 साल के लिए 99 ईयर्स के लिए चीन को लीज पे दिया गया। तो एक तरह से हम ये पता चलता है कि श्रीलंका की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो नीड है वो बेसिकली चीन ने फुलफिल करने की कोशिश की थी। और यही जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, ये एक तरह से क्वाड कंट्रीज फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे एक ये बात भी कहनी चाहिए कि जो मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक एक्सटर्नल एड जो प्रोग्राम है, जो एक क्वाड उसको प्रमोट कर रहा है, श्रीलंका ने मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन का जो एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल था उसको लास्ट ईयर खारिज किया था। कहा था कि हमें पार्टनर कंट्रीज से, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उससे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो ये जो एक तरह से कहा जा सकता है कि बाकी अन्य इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो है वो श्रीलंका के सामने खड़े हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकार है उनको ये डिसीजन लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली वही एक तरह से कह सकते हैं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के रहनुमा है। अगर ये डिसीजन नहीं लेंगे कि उनको चीनी स्रोत से दूर जाके और स्रोत हम लोग को एक्सप्लोर करने चाहिए। दूसरा एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, जो पिछले साल जो आया था, जो भारत और जापान ने एक प्रपोजल दिया था पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, ईस्टर्न पोर्ट का, वो भी श्रीलंका ने खारिज किया था। तो ऑप्शंस अवेलेबल है श्रीलंका को नॉन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के, लेकिन वहाँ की सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग को श्रीलंका की आर्थिक हालत सुधारनी है, अगर हम लोग को अभी जो हालात है उससे अगर हम लोग को दूर जाना है, तो हम लोग को किस तरह से आगे कदम उठाने चाहिए। ये जो पूरा इंडियन ओशन का क्षेत्र है, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, उसके लिए सामरिक रूप से स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रीलंका की अहमियत है। तो अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें समीर, तो कितना ये जो स्थिति है ये भारत के लिए चिंताजनक भी है, इस क्षेत्र के लिए चिंताजनक है अगर श्रीलंका जैसे देश ऐसे अस्थिर रहे। तो अगर हम देखेंगे हिंद प्रशांत मामले में, अगर तो जैसे हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो बेसिकली एक पूरे जो सप्लाई चेन से जो जिसको हम कहते हैं सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है हिंद प्रशांत के, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे बैठा हुआ है। और अगर ये पॉइंट अगर चीन के कंट्रोल में अगर अभी जो है, तो उससे ऑब्वियसली एक थ्रेट क्रिएट होता है सप्लाई सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो रिपोर्ट आ रही है कि किस तरह से चीन की जो न्यूक्लियर पनडुब्बियां है वो एक तरह से हम्बनटोटा पोर्ट में दिख रही है, कोलंबो पोर्ट में दिख रही है, तो उससे भी एक भारत के सिक्योरिटी को एक थ्रेट क्रिएट होता है कि क्योंकि चीन जो अपना जो मैरीटाइम प्रेजेंस है हिंद प्रशांत में, वो बेसिकली अपने वॉरशिप्स और सबमरीन्स के थ्रू दिखा रहा है। तो श्रीलंका जैसे एक महत्वपूर्ण देश में
जहाँ पे ये अगर ये प्रेजेंस दिखे तो ऑब्वियसली नॉट जस्ट इंडियन सिक्योरिटी लेकिन पूरे रीजनल सिक्योरिटी को भी एक तरह से खतरा पनप सकता है। जी, भारत की सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा क्षेत्र है उसकी सुरक्षा को चुनौती उसके लिए खड़ी होती है अगर श्रीलंका जैसा देश जो इस क्षेत्र के लिए हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसके लिए सामरिक रूप से बहुत इसकी अहमियत है और इसलिए हित में होगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी स्थिति सुधरे। अब दूसरा जो मेरा तीसरा सवाल जो है वो हमारे एक और पड़ोसी है समीर, नेपाल, जहां पर प्रधानमंत्री का दौरा हुआ हाल में और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वो गए, बल्कि ये 5वां दौरा था उनका शायद प्रधानमंत्री मोदी का जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है। इसके दो हिस्से हैं। एक तो पहले हम समझना चाहेंगे कि नेपाल जो प्रधानमंत्री गए उससे भारत और नेपाल के बीच जो संवाद या जो रिश्ते हैं उनमें जिस तरह की कुछ अगर कड़वाहट या कुछ मुश्किलें आई थी वो क्या इससे उस इस दौरे का कितना असर पड़ा उसके ऊपर, क्योंकि देखिए बुद्ध पूर्णिमा का मौका चुना गया है, भारत का जो सॉफ्ट पावर है यानी कि जो सांस्कृतिक एक एकजुटता है नेपाल और भारत की उसको प्ले अप किया वहां पर प्रधानमंत्री ने, क्योंकि लुम्बिनी जैसी जगह पे वहां पर चीन का फाइनेंस किया हुआ एयरपोर्ट इतना नजदीक है वहां से, तो चीन की मौजूदगी वहां पे भी काफी हद तक है, चीन अपने पैसे वहां लगाता रहा है, ये भी भारत के लिए चुनौती रही है। नेपाल हमेशा से चीन और भारत दोनों की तरफ देखता रहा है। इस दौरे को इस नजरिए से आप कैसे देखेंगे, कितनी इसकी अहमियत है, क्या यहाँ पर फर्क पड़ा है इस दौरे से? तो जैसे आपने कहा कि इस दौरे के कई सारे आयाम हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जस्ट बायलैटरल रिलेशंस पे भारत और नेपाल के, तो जब से शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री बने हैं पिछले साल से, तब से अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत और नेपाल के संबंध एक बार फिर से सुधरेंगे, क्योंकि जो केपी ओली शर्मा थे, जो शेर बहादुर देवबा के जो प्रेडिसेसर थे, वो चीन के काफ़ी करीब थे और वो एक तरफ से फिर चीन के पूरी तरह से नेपाल में जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाहते थे। तो ऑब्वियसली उससे जो भारत और नेपाल के संबंध में कड़वाहट आ गई थी और उसके बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट का जो मुद्दा उठा, उससे तो और भी रिश्ते चौपट हो गए। लेकिन जब से शेर बहादुर देवबा आए हैं, एक तरफ से उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि वो सबसे पहले तो भारत के नज़दीक है, तो उन्होंने एक कोशिश की थी कि मतलब दोनों नेताओं के बीच में, मोदी और उनके बीच में एक तरह से अच्छे संबंध बने रहे। और जिसका हम पता चलता है कि क्योंकि जस्ट एक महीने पहले ही शेर बहादुर देवबा दिल्ली में आए थे ऑफिशियल विजिट पे, जहाँ पे कई सारे एग्रीमेंट्स साइन किए गए थे, जिसमें एनर्जी ट्रांसमिशन का एग्रीमेंट है, जिसमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एग्रीमेंट है। तो इससे पता चलता है कि जो पिछले 2 या 3 साल में जो कड़वाहट आई थी भारत नेपाल संबंध में, उसको एक तरफ से ये बुझाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जो बात है, जो लुम्बिनी में जो प्रधानमंत्री ने जो दौरा किया, इससे एक तरफ से एक संदेश को देना चाहते हैं कि नेपाल और भारत के नेपाल दोनों के बीच में एक साझा विरासत है, एक साझा संस्कृति कल्चरल लिंक्स है। पिछले कई सालों से मतलब एक नेपाल में एक बात जो खटक रही थी वो ये थी कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, वो उस पर एक डिस्प्यूट हुआ करता था, क्योंकि नेपाल को लगता था कि भारत एक तरह से लुम्बिनी का जो महत्व है वो एक तरह से नाकार रहा है। लेकिन अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे जब प्रधानमंत्री लुम्बिनी में जाके वहाँ पे जो उन्होंने जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो ओपन किया, उससे एक तरह से उस पूरी क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सी को उन्होंने एक तरह से लगाम लगा दिया है कि अब भारत पूरी तरह से मानता है कि लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। और उनकी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, इस दोनों राज्यों को मिला के एक तरह से बुद्धिस्ट सर्किट क्रिएट किया जाए, जिससे बोध गया, सारनाथ, ये जो सब जगह है, ये लुम्बिनी के साथ जुड़ के एक तरह से जो साझा कल्चरल लिंक्स है वो एक तरह से प्रमोट कर सके। और इसमें सबसे बड़ी बात जैसे आपने कही कि जो चीन का जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन चीन सिर्फ लुम्बिनी पे फोकस कर रहा है, जबकि भारत और नेपाल के जो संबंध है वो सिर्फ बुद्धिज्म नहीं, अगर आप हिंदुइज्म की बात करें तो वहाँ से भी उसके बहुत सारे लिंकेजेस हैं। पिछले कई दशकों से एक तरह से ये जो परसेप्शन ये था कि इंडिया इस तरह के सॉफ्ट पावर को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन अभी जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उन्होंने इस सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने की कोशिश की है, और इसकी वजह से ही एक तरह से ये जो नेपाल के साथ जो संबंध है वो एक तरह से और बढ़ रहे हैं। जी, अब इस चर्चा के
का अगर हम सार देखें या जो इस समय स्थिति है भारत के पड़ोस में, समीर, तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस पर कि अगर आप देखें तो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यहाँ दोनों जगह पे बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट है, राजनीतिक उथल पुथल है, अर्थव्यवस्था इस बुरे हाल में है, इसलिए भी राजनीतिक संकट बहुत बड़ा यहाँ पर है। यहाँ पर नेतृत्व बदला, बावजूद उसके इस समय स्थिति खराब है। अफगानिस्तान पड़ोस में है, वहां पर स्थिति पहले ही तालिबान जो है वहां पर काबिज है। तो ऐसे में भारत के लिए ये पूरा जो क्षेत्र है बड़े ध्यान से देखने वाली बात है कि भारत की जो सुरक्षा है उस पर कोई आंच ना आए, किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि आसपास स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो अगर हम पूरे अगर नेबरहुड को देखें तो सबसे पहले एक बात जो उभर के जो आती है कि इसमें कहीं भी एंटी इंडिया जो जो सेंटिमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं है। जी, ठीक है, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे एंटी चाइना सेंटिमेंट जरूर है, लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट नहीं है। इनफैक्ट जो भारत ने जो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव रोल निभाया है श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए, उसको एक तरह से सराहा जा रहा है। नेपाल की तरफ हम देखेंगे जो अभी जो पॉजिटिव एक सेंटिमेंट बना हुआ है, तो उसमें भी वहाँ पता चलता है कि मतलब वहाँ पे कोशिश ये चल रही है कि जो नेपाल और चीन के संबंध में जो एक तरह से जो दूरी आई है कोविड के टाइम पे, तो उसको भी तरह से मतलब एक तरह से भारत अब वहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है चाइना में, और जिस तरह से चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान रिपे नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ के उन दोनों के बीच में ये तनाव चल रहा है। यहाँ पे कहीं भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट अभी नहीं है, और ये भारत के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और जैसे पिछले कई सालों से मोदी सरकार जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चला रही थी, पड़ोसियों को प्राथमिकता देना, तो मुझे लगता है अभी एक टाइम आ गया है जहाँ पे इस पॉलिसी को एक बार एक्टिवेट करने की और कोशिश करें कि जो हम रीजनल इंटीग्रेशन की जो बात कर रहे थे पिछले कई सालों से, क्योंकि जो वहाँ पे सार्क जो है वो एक तरह से ठप पड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि जो हम सब रीजनल इंटीग्रेशन जो है बिम्स्टेक या फिर जो BPIN है उसको हम प्रमोट करके एक तरह से हम लोग को जो एक अभी एडवांटेजेस पोजीशन है उसको एक तरह से हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान की आपने बात की, ऑब्वियसली वहाँ पे तालिबान सरकार आई है, तब से वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी खस्ता है, लेकिन फिर भी इंडिया ने जिस तरह से एक पॉजिटिव रोल वहाँ भी निभाया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे के, कोविड के जो वैक्सीन से वहाँ पहुँचा के, और एक तरह से पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अफगान आर्मी के जो करीब 80 कैडेट्स जो यहाँ पे फंसे हुए थे तालिबान के टेक ओवर के बाद, इंडिया ने उनको एक तरह से पनाह दी है, उनको एक साल का और एक एक्सटेंशन दिया है कि वो ITEC प्रोग्राम जो इंडिया का जो इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, उसके अंडर उन लोगों को एक बार ट्रेनिंग के लिए फिर से भारत में वो अगले 1 साल के रह सकते हैं। तो इस तरह का पॉजिटिव रोल लेकर के इंडिया ने, मुझे लगता है पहली बार अगर मैं बोलूँगा कि अपने कार्ड्स जो है वो सही खेले हैं। बहुत ये भारत के लिए एक तरह से इस समय जैसे आपने कहा कि एडवांटेजेस पोजीशन है, और भारत जो है इन तमाम देशों में बहुत सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है, और जो क्षेत्रीय इंटीग्रेशन की बात है उसको सब रीजनल स्तर पे भी उसको एक मजबूत करने की जरूरत इस समय है। ये मौका भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है, और जो पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की नीति है उसको एक बार फिर जोर शोर से आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका समीर पाटिल, इस चर्चा में गोलमेज के हमारे साथ शामिल हुए।